अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपका जो पिछला हफ़्ता वो बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा और आज का दिन भी आपका अच्छा गुज़रेगा। आप सब लोग खुशबाश भी होंगे और नया हफ़्ता है, नए दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं हम और ख़ास तौर पर नए महीने का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर घर, हर महफ़िल और हर क्लासरूम में ज़ेरे बहस आता है। मैं बात करने जा रही हूँ तालीम के मकसद और स्टूडेंट्स के स्कूल जाने वक्त के उनके रवैयों के मुतालिक। ये मौजू ना सिर्फ वालिदैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बल्कि ख़ुद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नहायती फ़ैसला कुन है। कुछ बच्चे बहुत खुशी खुशी पढ़ने जाते हैं मगर कुछ को स्कूल जाना किसी अजाब से कम नहीं लगता है और ये इतनी सी बात ही उनकी सारी ज़िंदगी का तयन भी करती है। लेकिन इस पहलू से भी पहले ये सवाल उठता है कि तालीम का मकसद क्या है। क्या ये महज अच्छे नंबर्स हासिल करना है या फिर ये सिर्फ़ एक डिग्री हासिल करने की जुस्तजू है? बिल्कुल भी नहीं। तालीम का मकसद इससे कहीं ज़्यादा होता है क्योंकि तालीम हमें ना सिर्फ इल्म फ़राहम करती है बल्कि हमारी शख्सियत को निखारने, हमें अच्छे शहरी बनने और मुआशरती इक़दार को समझने में मदद देती है। अब पाकिस्तानी मुआशरती निज़ाम में देखा जाए तो जहाँ हर शख्स अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्रमंद रहता है तो तालीम एक अहम सुतून की हैसियत रखती है। वालिदैन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो उनके ख्वाबों को हकीकत में बदल सके और जहाँ तक स्टूडेंट्स के रवैये की बात है तो स्कूल जाने वाले बच्चों का रवैया कैसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए। सबसे अहम बात ये कि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये समझना चाहिए कि स्कूल जाना एक ज़बरदस्ती का काम नहीं है बल्कि उनके लिए एक मौका है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। ये वो जगह है जहाँ आप सीखते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखते हैं। इस हवाले से एक ख़ूबसूरत मिसाल हमें फ़िनलैंड से मिलती है जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी पसंद के मुताबिक तालीम हासिल करें। वहाँ के स्टूडेंट्स स्कूल को एक बोझ के तौर पर नहीं लेते हैं बल्कि शौक़ के तौर पर लेते हैं और यही वजह है कि जो फ़िनलैंड का तालीमी निज़ाम है ना वो दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे तालीमी इदारे भी अपना सकते हैं। और आखिरी बात ये कि आज के दौर में जहाँ मुकाबला बहुत सख्त है स्टूडेंट्स के अंदर और हर शख्स जो है ना वो आगे बढ़ने की कोशिश में है तो तालीम एक अहम हथियार है। लेकिन याद रखें कि सिर्फ डिग्री हासिल करना काफ़ी नहीं होता। आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी सीखने की सलाहियत ही आपको दूसरों से मुमताज़ बनाती है या दूसरों से डिफरेंट बनाती है। इसीलिए मेहनत, लगन और मुस्बत सोच के साथ तालीम हासिल करें। ये ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि यही कामयाबी की कुंजी भी है। और अगर आप तालीम हासिल करेंगे और मयारी तालीम हासिल करेंगे और ये भी नहीं हो सकता कि जनाब आपको मयारी तालीम सिर्फ़ और सिर्फ बड़े स्कूल्स में जाकर ही मिले या जिनको हम ए ग्रेड के स्कूल कहते हैं या स्टैंडर्ड्स के स्कूल कहते हैं वहाँ जाकर ही मिले। ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना है या उनका अपना तालीम के हवाले से एक मकसद या एक टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है तो वो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। फिर ये नहीं देखा जाता कि आप टाटों वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप इसी वाले कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पढ़ना होता है वो वहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए ये सोचना और ये देखना ज़रूरी है कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। तो उसी हवाले से आज हमने बात की है। अभी जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और ये वक्त बहुत से लोग हैं, जैसे मैं तो ऑफ़िस आ गई हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत से लोग ऑफ़िस आ गए, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि नाश्ते की टेबल पे बैठे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। तो ये आपको बताऊं कि सुबह सवेरे उठकर बहुत से लोग कहते हैं हमें सैर करनी चाहिए, हमें वर्जिश करनी चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छा सा नाश्ता भी करना चाहिए। मगर ये अच्छा सा नाश्ता हम किसको कहते हैं
और किन चीज़ों से मिलकर हमारे सुबह का नाश्ता अच्छा बनता है हमें ये नहीं पता है। ये सब तो जानेंगे ही, मगर इससे पहले आपको ये भी बताऊं कि एक अमरीकी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक रोज़ाना सिर्फ 50% जो नौजवान वो सिर्फ नाश्ता करते हैं, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें सुबह का नाश्ता करने का जो रुझान है वो नौजवानों से बहुत ज़्यादा कम है। जबकि सुबह का नाश्ता करने से हमें दिन भर के लिए काफ़ी एनर्जी मिलती है और हमारी जो मेमोरी है वो भी बेहतर होती है। इसके अलावा भी नाश्ते के बहुत से फ़वाइद हैं और हम लोग फिर भी नाश्ते के मामले में कहीं ना कहीं गफलत इख्तियार कर जाते हैं। तो सुबह का नाश्ता कितना अहम है और सुबह के नाश्ते में हमें क्या क्या खाना चाहिए, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन अमरीन कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अमरीन, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने बात की कि हम तो ऑफिस में आ चुके हैं, कामकाज पे आ चुके हैं, बहुत से लोगों का इस वक्त नाश्ता हो रहा होगा, टेबल पर बैठे हुए होंगे, तो हमें देख भी रहे होंगे। तो ये बताइए कि एक तो हमें पता है कि नाश्ता बहुत ज़रूरी है आपका, अगर आपने अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नाश्ते में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि हमारे नाश्ते को अच्छा बनाते हैं। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे नाश्ते में क्या क्या चीज़ें इसेंशियल होनी चाहिए। सबसे पहले नाश्ता जो है वो फर्स्ट मील होता है आपके दिन का, और सुबह सुबह आपका जो है ना मूड भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा नाश्ता करेंगे, अच्छा खाएंगे तो अच्छा मूड रहेगा, सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। तो नाश्ता जो है वो आपका इतना अपीलिंग, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका मूड भी बेहतर हो जाए नाश्ता देख के। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नॉर्मली हम लोग पराठा चाय प्रेफर करते हैं, या अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा निहारी और पाए वगैरह चलते हैं। अच्छा नाश्ता जो है उसमें आपके जो है ना मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल न्यूट्रिएंट से मेरा मुराद है कि आपको प्रोटीन पोर्शन लेना चाहिए, आपको फ्रूट्स का पोर्शन लेना चाहिए, आपका डेयरी का, और एक बहुत अहम चीज़ जो हम स्किप कर देते हैं, नट्स। अच्छा, सुबह के नाश्ते में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये होता है अच्छा नाश्ता, ये होता है अच्छा नाश्ता। यस, कि आपका जो है कार्बोहाइड्रेट पोर्शन में आप पराठा, रोटी या फिर ब्रेड अपनी पसंद की कुछ भी रख सकते हैं, पैनकेक्स रख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पोर्शन में। प्रोटीन में आप अगर तो स्टेक वगैरह लेते हैं, दिन के टाइम पे अक्सर लोगों को आदत होती है, तो आप वो ले सकते हैं। अदर देन दिस हमारा जो ऑमलेट है, ये हमारे बॉइल्ड एग्स हैं, वो हमारा बहुत बेसिक सा नाश्ता है, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको फ्रूट का थोड़ा पोर्शन ऐड करना पड़ता है ताकि थोड़ा लाइटर नोट पे आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में हमारे यहाँ पे चाय कंज्यूम की जाती है। अगर आप लोग दूध कंज्यूम कर लें, एक रॉ मिल्क, तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट देन अ रेगुलर टी। और उसके साथ आप अगर नट्स कंज्यूम कर लें तो ये तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है बॉडी के लिए, क्योंकि नट्स जो है हम लोग अक्सर अपनी डेली रूटीन में स्किप कर देते हैं। अब जैसे आपने चाय की बात की है, अब अगर मैं अपने नाश्ते की बात करूं तो मेरे नाश्ते में चाय होती है, दूध नहीं होता, तो वो साथ साथ हम बाइट ले रहे होते हैं बाकी चीज़ों की, और साथ साथ हम चाय पी रहे होते हैं, या सारा ख़त्म करके फिर चाय पी रहे होते हैं। तो ये जो हैबिट है, या कुछ लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, या उसके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है? बेसिकली चाय में कैफीन होती है, तो वो एकदम से आपको जो है ना एनर्जी प्रोवाइड कर देती है कि ठीक है अब जाग जाते हैं, एक्टिवनेस उससे आ जाती है। इंटरनल बॉडी को जगाने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है कि ठीक है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है कि ओके हम लोगों की बॉडी जो है वो वेकअप हो गई है एकदम से कि हमने काम करना है। बट स्टिल ऑन अ हेल्दियर नोट हमें रॉ मिल्क की तरफ या दही की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाय या कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग, लेकिन सम हाउ बॉडी को सिस्टम करने के लिए आपको अगर हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाना है, हेल्दी चॉइसेस में आपका मिल्क आ जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दियर चॉइस की तरफ नहीं जा रहे, आप अपने रूटीन को भी सेटल करना है, तो फिर आप चाय और कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसका कोई नुकसान भी हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय लवर्स हैं हमारे, तो उन्होंने फिर एक जो है ना
वो मतलब हम यही कहते हैं कि चलो पूरा दिन अगर नहीं भी मिल रही ना चाय तो इट्स ओके, लेकिन सुबह सुबह उठ के चाय जरूर होनी चाहिए। वो क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है और हमारी जो है ना एथिक्स में शामिल हो चुके हैं तो अब चाय जो है उससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले भी, ब्रेकफास्ट से पहले जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो हमें एक जो है ना पानी का ग्लास लाजमी पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप उठ जाते हैं ना, हम सोकर उठते हैं तो आपको पता है कि ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है कि ओके अभी हम दुनिया में क्यों हैं, अभी वो वाला क्वेश्चन आ रहा होता है। तो अगर आप मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं होते, हाउ यू कैन से कि योर बॉडी इज प्रिपेयर टू कंज्यूम अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड राइट बिफोर यू वेक अप। तो उसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले उठ के अपना हाइड्रेशन स्टेटस नॉर्मल करना होता है। ठीक है, उस हाइड्रेशन को स्टेटस को नॉर्मल करने के लिए आपको सबसे पहले तो उठने के बाद 5-10 मिनट बाद पानी पीना होता है, ताकि आपके बॉडी ऑर्गन्स भी जाग जाएं ठीक से, उनको पता हो कि अब उनकी वर्किंग स्टार्ट होने वाली है, रादर देन कि आप उठे मुंह हाथ धोए और साथ फौरन से ब्रेकफास्ट कर लें। सो बेसिकली जापान जो है वहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेंड है उनका कि वो उठते साथ ही ल्यूक वार्म वाटर कंज्यूम करते हैं, जिसके बाद उनको स्टमक के इश्यूज नहीं होते, उनको ओबेसिटी नहीं होती, और इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और उठने के बाद जो मतली होती है, दिल ख़राब होता है, स्पेसिफिकली वो चीज़ उनमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए, ये तो हमें पता है कि जी ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हमने वो करना ही करना है और बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर हम उठ गए हैं, सपोज हम 7 बजे उठ गए हैं, तो हमारे उठने के कितने घंटे बाद हमें ब्रेकफास्ट जो है वो लाजमी करना है? क्योंकि हम स्किप भी कर जाते हैं ना, कुछ आधा घंटा बाद कर लेते हैं, कुछ घंटे बाद, कुछ 2-2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो कितने घंटे के बाद हमें लाजमी अपना ब्रेकफास्ट करना ही करना है? उठने के फ़ौरन बाद जो है ना, कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने में समहाउ 30 मिनट्स लगते हैं। तो आप पहले पानी पी लें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा वर्किंग रिजीम में लें, और उसके बाद जो है आप 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट कर लें। That is a very good habit. Other than this, आपको I don't know if most of the people knew or not कि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो तो आपकी बॉडी ओबेसिटी की तरफ जाती है, आप मोटापा हो जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि स्किपिंग द मील्स विल लीड टू वेट लूज, बट नो, दैट्स अ वेरी ह्यूज मैथ। अगर आप मील स्किप करते हैं, स्पेसिफिकली आपका ब्रेकफास्ट, तो आप मोटापे की तरफ जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जब आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं ना, आप खाली पेट काम पे आ गए हैं, अब आपकी बॉडी जो है उठते साथ बगैर किसी एनर्जी के, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड थी, न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ की कम थी, आपको जो है काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। तो अब क्या हुआ कि आप उठते साथ काम पे चले गए हैं। अब आप जब काम करने लग गए हैं तो आपकी बॉडी जो आपने प्रीवियसली खाया हुआ है वही यूटिलाइज कर रही है। सही। तो समहाउ 11, 12 या 1 बजे के करीब जाके आपको भूख बहुत ज़्यादा लगना और आप ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खा लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू गेन वेट, जब आप ओवर ईट कर लेते हैं। तो रादर देन दिस, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप लेट हो रहे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम उठते ही लेट और फिर भाग के ऑफिस जाना है, काम पे जाना है। और जब आप ऑफिस, काम पे या स्कूल वगैरह चले जाते हैं, बच्चे भी अक्सर सुबह उठ के स्कूल चले जाते हैं बगैर ब्रेकफास्ट के, तो क्या होता है कि फिर वो 11-12 बजे ब्रेक होती है और वहाँ से फिर वो कैंटीन से खा रहे होते हैं। तो उसमें होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्विकली आपको कुछ चाहिए तो आप खजूरें ले लें। अच्छा, खजूरें, अगर कुछ भी दिल नहीं कर रहा है, ये लेट हो रहे तो खजूरें खा लें। एग्जैक्टली, आप 3 से 4 खजूरें खा लें, ताकि एटलीस्ट आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज नीड है वो पूरी हो जाए उस टाइम तक, आपको वर्किंग एनर्जी मिल जाए। आप 2 बनानास कंज्यूम कर सकते हैं, आप 3 से 4 खजूरें कंज्यूम कर सकते हैं। ये वो क्विक मील्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और क्विकली आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत से लोग हैं अंडे के बारे में कहते हैं सिर्फ हमने सफ़ेदी खानी है, हमने जर्दी नहीं खानी है, तो उससे वेट गेन होता है। अच्छा, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि यॉक नहीं कंज्यूम करती, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद, मैं सिर्फ एग वाइट्स खाती हूँ। तो अगर आप नहीं खा रहे तो दिस इज टोटली योर चॉइस, टू यू। ठीक है, दिस इज टोटली अप टू यू, खाना है कि नहीं है। अगर वेट गेन वाला प्रॉब्लम है तो एग यॉक से वेट गेन नहीं होता। ठीक है, बेचारी छोटी सी होती है और वो गुड फैट है, वो बैड फैट नहीं है, वो गुड फैट है जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। एज लॉन्ग एज आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, सिर्फ आप वेट गेन के
पर्पज से नहीं खा रहे तो वो बेचारी कुछ भी नहीं कह रही। बहुत अच्छी होती है अंडे की जर्दी, इसमें आपके विटामिन B9, B12 और B6 बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी रेड ब्लड सेल्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आप में खून की कमी नहीं होती। तो एग यॉक इज़ अ वेरी गुड थिंग, होल एग खाना चाहिए। तो दूसरा, जो लोग बहुत भारी भरकम नाश्ता कर रहे होते हैं, नान चनों का, निहारी, पाए, ये सुबह नाश्ते में इनटेक करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो हफ्ते में हम कितने दिन कर सकते हैं? अगर आप सुबह सुबह उठें और आपको इतनी सारी फाइल्स मिल जाए काम करने के लिए, आप करेंगी काम उठते साथ ही? नहीं। सो हाउ आर यू सपोज टू से कि आपकी बॉडी इतना सारा वर्क सुबह सुबह करना शुरू कर दे? तो नाश्ता जो है वो इतना लाइट किया करें ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा काम भी ना करना पड़े और आपके लिए हेल्दी भी हो, और उसको जो है ना प्रॉब्लम भी ना हो। अब जब हम खाते हैं ना निहारी, पाए, नान, एक नान क्योंकि कहा जाता है ना कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए लोगों को लगता है कि हम ये खाएंगे तो फिर ज़्यादा होगा। बादशाहों की तरह से मतलब होता है कि आप उसमें नट्स ऐड करें, आप फ्रूट्स ऐड करें, आप उसमें हेल्दी फूड ऐड करें। अगर आप उसमें सारा ऑयल तेल ऐड कर देंगे तो हाउ इज इट लाइक अ बादशाहों की तरह का नाश्ता? एक नान इज इक्वल टू 3 टॉर्टिलास, ठीक है? तो 3 रोटियों के इक्वल एक नान है। तो इसलिए हेल्दी नाश्ते की तरफ जाएं, ना कि इस तरह के हफ्ते में एक आधी दफ़ा खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन रोज़ नहीं खाना चाहिए। हमारे साथ अमरीन कलीम मौजूद थी। अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हेल्दी ब्रेकफास्ट पे हम बात कर रहे थे। जनाब, आज का दिन ना सिर्फ एक नए हफ्ते बल्कि नए महीने का आगाज़ भी है, और हम सभी वैसे तो रोज़ाना ही मसरूफ़ होते हैं, मगर नए महीने और हफ्ते के आगाज़ से हमारे अंदर एक नई और ताज़ा एनर्जी आती है, और हम लोग कुछ अपने गोल्स भी तय करते हैं और सोचते हैं कि नए महीने को हमने कैसे गुजारना है। कुछ लोग अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग नए सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कुछ अपने पूरे महीने का एक गोल भी बना लेते हैं, मगर एक ख्वाहिश और इरादा हमारा होता है, जबकि दूसरा वो जिससे हम वाकिफ़ नहीं होते हैं। और बदलते हालात के साथ हमें मालूम पड़ता है कि हमारे लिए कुछ और ही सोच लिया गया था, कुछ उसको खुदा की रज़ा भी समझते हैं, तो कुछ उसे किस्मत का नाम देते हैं, तो कुछ इसको सितारों का हाल मानते हैं। तो नया महीना है, नया हफ्ता भी है, तो हमें आज ये ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे सितारे हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या पेशनगोई कर रहे हैं, ताकि हम लोग समझदारी से कोई भी फ़ैसला कर सकें। तो नए महीने का हाल हमने आज जानना है, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे जो मेहमान हैं दाऊद साहब मौजूद हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि जो नया महीना सितंबर का स्टार्ट हुआ है, इसमें हम सब के जो सितारे हैं वो क्या हाल बताते हैं। दाऊद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, और माशाल्लाह आपका जो है मॉर्निंग शो जो है वो बड़ा फेमस है और देखा जाता है, और इसमें खासकर जो आज के हम प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे, इसमें मंथली होरोस्कोप की है बात। अच्छा। यानी कि तमाम स्टार्स की एनर्जी कैसे रहेगी, और एक और ख़ास चीज़ जो हम ऐड करेंगे करने वाले हैं, हाँ, वो ये है कि जी ए से लेके जी तक जो भी अल्फ़ाबेट हैं, जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, बी से, सी से, ठीक है, उनकी एनर्जी सितंबर के महीने में क्या रहेगी। मतलब एक तो हम सितारों के वाले से बताएंगे कि आपका स्टार क्या कहेगा इस महीने में, और दूसरा कि जिनका ए बी सी डी से जी तक जिनका नाम शुरू होता है, हम उनको भी बताएंगे कि उनकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। स्टार्स की हम स्टोरी ऑफ द मंथ बताएंगे, ठीक है, और वहाँ से हम ए की एनर्जी, बी की, सी की, डी, ई, एफ, यानी कि कई लोगों को के लिए बहुत मसला होता है कि उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं होता है। तो वो स्टार्स की तरफ फिर वो कम तवज्जो देते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारे नाम का आगाज़ जिस लफ्ज़ से होता है, जैसे अलिफ से, बे से, ते से, तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली यानी कि ए बी सी डी ई एफ देखेंगे, उससे हम जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये वाला महीना क्योंकि सितंबर का महीना है, कुछ लियोज भी होते हैं, कुछ वर्गोज भी इसमें आते हैं, तो लियो से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर लियो को स्टार्ट तो लियो का बताएं कि उनका ये महीना किस तरह का गुजरने वाला है। देखते हैं जनाब लियो वालों की सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। तो लियो हम टैरो कार्ड से एनर्जी से देखेंगे, और लियो वालों के सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। अच्छा, यहाँ पे लियो वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। अच्छा। ये जो कार्ड है ये बिगनिंग है, कामों में ज़बरदस्त मदद का है,
और यहाँ पे आपके दुनियावी मामलात, रूहानी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिलेगी। ठीक है। सेकंड कार्ड की एनर्जी में भी देखें तो पुरसकून तरीके से लियो वाले अपने मामलात चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और थर्ड कार्ड की एनर्जी में आप कोई नया काम, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आपको ज़बरदस्त किस्म की माली और अगर रिलेशन से मुतल्लिका मदद है तो वो भी आपको मिलती हुई नज़र आती है। वाह जी वाह। मतलब लियो वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद विर्गो आ जाता है, उनके लिए महीना कैसा रहने वाला है? तो देखते हैं जनाब, विर्गो वालों के लिए सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। अच्छा, विर्गो वाले काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी विर्गो वालों के लिए। अच्छा। जिम्मेदारियों से मुराद ये कि काम काफ़ी ज़्यादा अखराजात बढ़ जाएंगे विर्गो वालों के लिए। अच्छा, और दूसरा ये कि इनके कामों में कुछ डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। इनको अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए विर्गो वालों को। और काम तो करेंगे, काम काफ़ी नज़र आता है, कामों में मसरूफ़, कोई नई ऑप्शन भी आ सकती है विर्गो वालों के लिए। और एक तो ये है कि अगर घरेलू ख़वातीन हैं तो बच्चों पे गुस्सा मत करें, यानी कि पोलाइट होकर चलें। और अगर बाहर के सफ़र की तरफ जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी हालात साजगार रहेंगे। और कोई इवेंट वगैरह भी आ सकता है इनके लिए, लेकिन यह है कि दबाव ना लें, प्रेशर ना लें, माहौल का प्रेशर ना लें, ओवरऑल जो है वो सही है। 50-50 जो है विर्गो वालों के लिए होने वाला है। उसके बाद हमारे पास लिब्रा आ जाता है। जी, लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों की सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। लिब्रा सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। अच्छा जी, लिब्रा वालों की बात करें तो लिब्रा वालों को धोखा नहीं खाना सितंबर के महीने में। इनके साथ चीटिंग हो सकती है, मतलब धोखा मिल सकता है लेकिन उन्हें खाना नहीं है। यानी कि पहले ही होशियार रहना है, रेमेडीज बता रहे। अच्छा, कोई नया काम शुरू करने की तरफ इनकी जो है वो इब्तदा हो सकती है। हासदीन इनसे जो है वो बड़ा जेलस होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करेंगे और गुस्सा कंट्रोल रखना है। तुलबा तलबात के लिए बड़ी अच्छी मदद है लिब्रा वालों के लिए। और कुछ मामला से मुतल्लिका इनको समझ नहीं आएगी, वहाँ पे ये किसी से मशवरा ले लें, कुछ ख्वाहिशें पूरी होंगी। और अगर किसी का डॉक्यूमेंटेशन या कानूनी मामलात हैं वहाँ भी उनकी मदद मौजूद होगी। अच्छा, और कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे कि दोस्त अहबाब इनकी मदद करता हुआ भी नजर आता है। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए ओवरऑल ये अच्छा महीना गुजरने वाला है, सितंबर का पूरा महीना। देन वी हैव स्कॉर्पियो। हाँ जी, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वाले किस तरह की एनर्जी रखते हैं? तो स्कॉर्पियो वालों का सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त इब्तदा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम करने जा रहे हैं, चाहे ये मीडिया से रिलेटेड हो, किसी भी शोबे से रिलेटेड हो। तो स्कॉर्पियन जो है वो पावरफुल एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। आप जज्बाती नज़र आते हैं इस महीने में। और थर्ड कार्ड में ये कि कुछ पुराने काम आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच जो है इनकी बड़ी दरवेशाना हो जाएगी स्कॉर्पियो की। और काम बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अगर घरेलू ख़वातीन हैं या मर्द हैं तो वो भी बड़े फ़ैसले करेंगे। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये महीना बड़ा ज़बरदस्त, बड़े फैसलों वाला और हैरान कुन खबरों वाला और रूहानी मामलात में मदद भी मिल सकती है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेजिटेरियस। हाँ जी, सेजिटेरियस वालों की सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ देखते हैं। सेजिटेरियस वालों की सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। अच्छा जी, सेजिटेरियस वाले डबल माइंडेड नज़र आते हैं किसी बात को लेकर। अच्छा, किस बात को लेकर डबल माइंडेड नज़र आते हैं? कोई ख़बर ऐसी मिलेगी जिसके ऊपर इनको काम करना, खासकर फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जो इनके सामने आ सकते हैं। अच्छा। कोई शादी के इश्यूज़ हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, कोई रिलेशंस के इश्यूज़ हैं, वहाँ कुछ डबल माइंडेड हैं। अच्छा। और इन्फॉर्मेशन है, बातें अगर ये अपने तक रखेंगे सेजिटेरियस वाले, इनको फ़ायदा होगा। और कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा। और प्रॉपर्टी ले सकते हैं ये लोग। घर के मामलात में भी इनको ज़बरदस्त मदद मिल जाएगी और ओवरऑल ये बेहतरी की तरफ जाएगा। ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कैप्रिकॉन्स आ जाते हैं। कैप्रिकॉन्स का किस तरह का महीना रहने वाला है? कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी वालों की क्या सूरत हाल रहेगी? तो कैप्रिकॉन वालों की सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। अच्छा जी, कैप्रिकॉन वाले जो है किसी बात को लेके थोड़ा सा उदास, मायूस और सोचों का प्रेशर रहेगा। अच्छा। अकेलेपन का शिकार थोड़ा नज़र आते हैं। यहाँ पे यह है कि कोई अगर ये जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहें, कोई बिज़नेस करना चाहें तो अच्छा मौका है अप्लाई करने का। लेकिन कोशिश करें कि जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं
उनसे बच के रहें, वो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा। नज़र बद लग सकती है क्योंकि एनर्जी है यहाँ पे नेगेटिव पावर्स की, तो नज़र बद लग सकती है। थोड़ा सा एहतियात रखिएगा और बड़ी तब्दीली की तरफ जाने से पहले मशवरा कर लीजिएगा। पैसों से मुतल्लिक़ मामलात कंट्रोल रखिएगा, उधार नहीं देना किसी को, डबल माइंडेड भी किसी बात को देना नहीं है, ले ले ना देना है। वैसे तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि बंदा ना ले ना ले और ना ही उधार दे, इज्जत अपने पास ही होनी चाहिए बंदे। ठीक है जी। तो कैप्रिकॉर्न्स वाले जो है ना वो थोड़ा देखभाल कर जो है ना ये महीना अपना गुजारें। उसके बाद आ जाता है जी एक्वेरियस, उनका किस तरह का महीना रहने वाला है? हाँ जी, एक्वेरियस बुर्ज दिलों वाले किस तरह की सूरत हाल नज़र आती है? तो एक्वेरियस वालों के सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ, एक्वेरियस वालों की बात करें तो जनाब खुशियाँ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने को। अगर आप फैमिली में हैं तो बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और दी स्टार्स एक्वेरियस की जियो और जीने दो की एनर्जी नज़र आती है। आप बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं, रूहानी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है और जो मामलात रुके हुए हैं वहाँ पे आपने पॉजिटिव रहना है। और इस महीने की ख़ास बात, बहस तकरार गुस्सा नहीं करना। अच्छा। बल्कि जहाँ कहीं सब्र और तहम्मुल हो तो ज़रूर करना है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, मसरूफ़ हैं और सेहत का ख्याल रखना है, वॉक वगैरह ज़रूर करनी है। ज़रूर करनी है एक्वेरियस वालों ने। और अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो फिर क्या करें? हाँ जी, या गुस्सा आए तो क्या करें? तो ये कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि एक्वेरियस वालों को गुस्सा आए तो क्या करें। तो गुस्सा आए तो पानी के ऊपर दम करके आपने सूरह फातिहा 2 मरतबा, अच्छा, और यहाँ पे सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा पानी पे दम करके पिएं। इससे नेगेटिविटी ख़त्म होगी, गुस्सा कम होगा। तो ये रूहानी अमल भी है क्योंकि इनके रूहानी मामला जो है, और ख़ासकर ये है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, रूहानियत से मदद लें क्योंकि एक्वेरियस वालों को जो भी नेगेटिविटी होगी इस महीने में वो स्पिरिचुअलिटी से उनकी दूर हो सकती हैं। चले जी, ये तो बेस्ट हो गया एक्वेरियस वालों के लिए। उसके बाद पाइसेस आ जाता है। पाइसेस का सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है? पाइसेस बुर्ज हौत वालों के सितंबर के महीने की एनर्जी, तो पाइसेस वालों का सितंबर का महीना स्टोरी ऑफ द मंथ। पाइसेस वाले आगाज़ तो थोड़ा सा मायूसी, उदासी और नेगेटिविटी से कर रहे हैं और इसके बाद किसी बात को लेकर, खासकर कोई भी ऐसी फैमिली से मुतल्लिक़ बात हो तो दिल टूट सकता है, डिसहार्ट हो सकते हैं। एनर्जी आपको नज़र आ रही है। और थर्ड कार्ड की एनर्जी में भी देखते हैं प्रेशर नहीं लेना, और अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री का तो वो भी सोच समझ कर लेना है। और डिसीजन वाला है ये मंथ, बड़े फैसलों वाला है, लेकिन आप बॉटम में डबल माइंडेड हैं, नेगेटिव हैं, मामला से मुतल्लिका थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, फैमिली से मुतल्लिका इश्यूज में बड़ी मदद होगी। ओवरऑल बाकी मामलात में आपको मशवरा करना चाहिए, मुशावरत के साथ चलना चाहिए। एरीज के बारे में क्या कहते हैं सितारे जी? तो देखते हैं जी, एरीज बुर्ज हमल वालों के सितंबर की महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। एरीज बुर्ज हमल वालों के सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। अच्छा जी, नई शुरुआत हैं और सन की एनर्जी आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा दे रही है, बिगनिंग है। आपके माली मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है। जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं, ज़राअत का काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा और मामलात बड़े स्मूथली चलेंगे, सॉलिड फैसले होंगे। कंस्ट्रक्शन के मामलात जो करते हैं वो भी ठीक है। प्रॉपर्टी के मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, दोस्त अहबाब मदद का बड़ी चेंजिंग है। तो एरीज वाले सितंबर के महीने में बड़ी तब्दीली और पॉजिटिव तब्दीली है और बड़ी खबरें हैं। अपनी बातें अपने तक रखें और माली तौर पे जो काम कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, उनकी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके जी, टॉरस के बाद हमारे पास आ जाता है एरीज के बाद टॉरस। एरीज, हाँ टॉरस साहब, अब जी टॉरस के बारे में बताएं। हाँ जी, टॉरस वालों की सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ दी मंथ। तो देखते हैं जी टॉरस वालों के सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ दी मंथ। अच्छा जी, टॉरस वाले माली मामला से मुतल्लिका कुछ थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं। आपके माली इशूज़ रहेंगे इस महीने में, ख़ासकर आपने नए प्रोजेक्ट के मुतल्लिका अगर करना चाहते हैं तो चेंजिंग नहीं करनी, थोड़ा सा एहतियात करना है। सी एंड वेट, तो यानी कि आप जहाँ कहीं भी ये काम कर रहे हैं वहीं पे इनको मदद हो जाएगी। और जो चेंज चाह रहे हैं उस ख़ासकर ये अपने माली मामलात की वजह से डिस्टर्ब नज़र आते हैं इस वक्त टॉरस वाले इस महीने में। तो वहाँ पे अभी बड़े फैसले का वक्त नहीं है, अभी हालात का इंतज़ार करना है और एंड ऑफ द मंथ बहुत सी चीज़ें इनके हाथ आ जाएंगी, यानी कि महीने के तीसरे अशरे में।
तो यानी कि 24 से 25 सितंबर को इनके मामलात में बेहतरी होगी और फिर पैसे भी आएंगे, हालात में बेहतरी भी हो जाएगी, मगर पहले 20 दिनों में एहतियात करनी है। पैसों के लिहाज से जो है ना थोड़ी सी तंगी आ सकती है, लेकिन फिर भी दिल छोटा नहीं करना है, घबराना नहीं है। उसके बाद जेमिनाई का क्या हाल सुनाते हैं? देखते हैं जी जेमिनाई वालों के सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। जेमिनाई सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नज़र आती है? तो जेमिनाई वाले बड़े जज्बाती हैं, काम बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, इनके जो रुके हुए काम हैं वो भी होंगे और यहाँ पे दी एम्परर कार्ड आपके माली मामलात, आपके रिलेशन, आपके कारोबार और जॉब के मामलात में बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको कर रहे हैं। गुस्सा रहेगा थोड़ा सा, उसको आपने कंट्रोल करना है। जेमिनाई वालों ने नींद को पूरा करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बड़ा काम मिल सकता है, नए काम, बड़ी खबरें और काफ़ी बड़ी तब्दीली और पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है जी कैंसर, उनका किस तरह का महीना? तो देखते हैं जी कैंसरियन वालों के लिए सितंबर के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। तो कैंसर वालों का सितंबर का महीना कैसा गुजरेगा, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? तो बहुत ज़बरदस्त आगाज़ है, आपके माली मामलात में भी मदद है और मामलात में बड़ा स्मूथली चलेंगे, हालात में बेहतरी है, घर में सुकून आ जाएगा, जो नेगेटिविटी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी और माली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, बड़ी खबरें हैं, पॉजिटिव खबरें हैं, रिलेशन से मुतल्लिक़ पॉजिटिविटी है, एजुकेशन से मुतल्लिक़ पॉजिटिविटी है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका ये मंथ रहेगा और जो आप काम करना चाहते हैं उसमें हाथ डालें, अल्लाह की मदद और नुसरत मिलेगी, वो मिलेगी जी। हमारे सितारों के जो सारी सूरत हाल थी वो हमने आपको बता दिया है कि आपके सितारे आपको क्या इस महीने कहते हैं, आपको क्या एनर्जी मिलेगी। हमारे साथ दाऊद साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और सितारों का हाल हम जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले पर बात करने जा रहे हैं जो कि ख़वातीन से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे ख़वातीन में मेनोपॉज के मसले के हवाले से। आम तौर पर किस उम्र में होता है? कुदरती तौर पर कहा यह जाता है कि 50 साल से ज़ायद जो उम्र की ख़वातीन है ना, उनके यहाँ जो माहवारी है उसका अमल बंद हो जाता है और ऐसी ख़वातीन के लिए मेनोपॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब मेनोपॉज बराह रास्त कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक कुदरती अमल है, लेकिन इसके होने से ख़वातीन में मुतअद्दिद तिब्बी पेचीदगियाँ हो सकती है और आम तौर पर अगरचे मेनोपॉज की अलामात ढेर उम्री के बाद आना शुरू होती है, लेकिन बाज़ दीगर वजूहात के सबब इसकी जो अलामात हैं वो नौजवान लड़कियों में भी आ सकती हैं। तो इस हवाले से आज हमने इस टॉपिक पर बात करनी है कि मेनोपॉज का जो मसला है ये ख़वातीन में क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर शबाना मुफ्ती मौजूद हैं जो कि अमेरिकन सर्टिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर शबाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़बरदस्त हूँ। आपने इतना लवली इंट्रोडक्शन और पूरे मेनोपॉज को पूरी किताब ना आपने समराइज कर दी। थैंक यू। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ है जो मैं आपसे पूछूंगी भी और आपने बताना भी है। सबसे पहले तो बताएं ये एक तो चले मेनोपॉज शुरू कब होता है? बहुत सब जैसे मैंने बताया कि 50 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज शुरू हो जाता है, लेकिन अब कुछ स्टडीज़ जो रीसेंट स्टडीज़ आई हैं वो ये कह रही हैं कि इसकी कुछ जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो अर्ली भी आ सकते हैं, जो कि नौजवान लड़कियों में भी देखे जा सकते हैं। वाकई ऐसा है? अब देखिए, मेनोपॉज बाय डेफिनेशन क्या होता है? इसका मतलब है जब माहवारी पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाए और कोई और वजह ना हो, यानी कि थायराइड का इशू नहीं है, कुछ PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बच्चियां होती हैं, उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, कभी कभी महीने नहीं आते और कभी कभी 1 साल भी नहीं आ सकते, उसको हम मेनोपॉज तो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस हो गया है, एक एज की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि आपकी ओवरीज ने हार्मोन बिल्कुल बनाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो है आपको मेनोपॉज हो जाएगा। 1 साल के लिए ना हो तो हम कहते हैं कि मेनोपॉज हो गया। 40 साल से पहले अगर ऐसा हो जाए तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, जो कि एक बीमारी है और मतलब ये नॉर्मल कंसिडर नहीं होगा।
एवरेज एज जो होती है इसकी 50 साल होती है, लेकिन ये आपको 45 में भी हो सकता है, ये आपको 55 में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप फिज़िकली कितने हेल्दी हैं और कितनी एक्सरसाइज करती है, उसका लाइफस्टाइल क्या है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोगों के जेनेटिक्स होते हैं कि टाइम से पहले हो जाता है। जितनी देर के बाद होगा इसका मतलब है कि आपके ओवरीज हार्मोन पैदा कर रही हैं, तो भी आप बचे हुए हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो बेहतर है कि जितनी लेट हो उतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा, लेकिन इसके जो अगर आपकी ओवरीज निकाल दी जाएं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर जो है बच्चेदानी की सर्जरी कर रहा था, हाँ। किसी वजह से निकाल दी, साथ उन्होंने देखा जी ओवरीज भी हैं, अगर कोई सिस्ट नहीं है, कोई और मसला नहीं है, तो ओवरीज कभी नहीं निकालते। अगर ओवरीज निकल जाएंगी तो आपके ओवरीज निकल गई, हार्मोन्स पैदा होने बंद हो गए, तो आपको जो मेनोपॉज है वो राइट अवे उधर हो जाएगा, तो उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अपनी ओवरीज बगैर वजह के, जस्ट क्योंकि आप अपनी फाइब्रॉइड्स की वजह से, रसौली की वजह से बच्चेदानी निकलवा रहे हैं, कभी ओवरीज नहीं निकालते, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। उसे कहते हैं सर्जिकल मेनोपॉज, कि सर्जरी से मेनोपॉज हो गया। ओके, ठीक है। अब ये है कि चले, अब एक अगर नेचुरल तरीके से आपको मेनोपॉज हो रहा है आफ्टर 40, आफ्टर 50, तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? और अगर किसी वजह के बेसिस पर हो रहे हैं तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स किस तरह आ सकते हैं? साइन सिम्टम्स सबके एक होंगे। अगर सर्जरी से हुआ है तो उसकी ज़रा इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा सिम्टम जल्दी आने शुरू हो जाएंगे और बड़ी शिद्दत से आएंगे। लेकिन अगर आपका नेचुरल हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के ना बॉडी थोड़ी एक्लेमेटाइज हो जाती है, तो उसके सिम्टम्स आएंगे लेकिन थोड़े कम आएंगे। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि औरत की फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है। सिम्टम्स तो मैं आपको कहूँ हेड टू टू होते हैं। मैं अमेरिका से हर 6 या 8 हफ्ते बाद आती हूँ अवेयरनेस स्प्रेड करने। मैं हर मेडिकल कॉलेज में जा रही हूँ फॉर द ट्रीटमेंट, टू ट्रेन डॉक्टर्स के जो नया ट्रीटमेंट आया है, प्लीज़ खुदा रहा समझ जाएं कि हार्मोन्स जो हैं वो कौन से देने चाहिए, कैसे देने चाहिए। डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं ताकि यहाँ पाकिस्तान की औरत के लिए आसानी पैदा हो जाए, क्योंकि आदमियों के आपको पता है हार्मोन्स नीचे जाते हैं तो कैसे जाके हकीमों से दवाएं ले रहे हैं, डॉक्टरों से। औरतों की कोई सुनता ही नहीं। मैं सिम्टम्स आपको बताऊं, पूरी ज़िंदगी उनकी हिल के रह जाती है। अच्छा। हेड टू टो, बालों से शुरू हो जाए, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल थिन हो जाते हैं, स्किन आपकी सेगी हो जाती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके ये तो वैसे एज के साथ भी आने, लेकिन मेनोपॉज में ये चीज़ें डबल ट्रिपल हो जाती हैं। अच्छा। स्किन थिन हो जाती है, उसके बाद आपकी फॉरगेटफुलनेस होती है, आपको जो है ना कभी कभी लगता है चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं। रात को सोते सोते आप उठ के बैठ जाते हैं, नींद नहीं आती है आपको, पसीने से शराबूर होते हैं, हॉट फ्लैशेस, मुंह लाल भुबक्का हो जाता है, आप ना मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं। आप कभी किसी से लड़ते हो, बच्चों को मारते हो, मियाँ के साथ लड़ते हो, दोस्तों से लड़ते हो, कभी खुशी कभी गम, मतलब कुछ नहीं पता कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उसके बाद आपके जो पेट के मसले स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज़ रहता है, कभी डायरिया हो जाता है, आपके जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, आपको अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेसी पसंद नहीं, दर्द होता है अपने हस्बैंड के पास जाते हुए, बार बार यूरिन के इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, जो मसाना होता है ब्लैडर, पेशाब का जो होता है इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ आपकी वीक हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ जो होता है उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। तो आप यू नेम इट, आपकी हर किस्म की जो बीमारी है ना, वो हमें फटीग होगी है, थकावट होगी है, उठा नहीं जाता। पहले हम आसानी से काम कर लेते, अब तो हमें लगता है कि ना ज़िंदगी के हम किसी भी एरिए में, पर्सनल प्रोफेशनल, सब इफेक्ट होता है। अच्छा, अगर आपके मेनोपॉज शुरू हो जाते हैं जी, और उसके सिम्टम्स कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को कम आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों को लेना चाहिए। अच्छा, उसकी बहुत बड़ी वजह है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। बात करते हैं, लेकिन इसकी क्या कॉजेज़ कोई आइडेंटिफाई हो सकी हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या है, या ये होना ही होना है, ये नेचुरल एक प्रोसेस है? 100% औरतें पूरी दुनिया में जहाँ पे भी बच्ची पैदा हुई है, जब उसका पीरियड स्टार्ट होता है, उसकी माहवारी स्टार्ट होती है 11 साल में, 12 साल में, इसका मतलब होता है कि आपकी ओवरीज में अब जो अंडे बन रहे हैं उन्होंने हार्मोन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। तो अब ये बच्ची जो है एक ऐसे टाइम पीरियड में दाखिल हो गई है कि अगर आप फर्टिलिटी के टाइम पीरियड में जब शादी करेंगे तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत हो गई है, आप एक अंडे का ज़ख़ीरा लेके पैदा हुए। आप जब बच्ची पैदा होती है, माँ के पेट से निकलती है, तो उसके पास 1 to 2 मिलियन ज़ख़ीरा होता है अंडों का। उन अंडों ने हर महीने एक इस्तेमाल होना होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी क्वालिटी कम होती है। अच्छा। इसलिए जो मैं कहती हूँ लड़कियों की जो पीक फर्टिलिटी होती है, जब वो ज़्यादा सलाहियत होती है बच्चा पैदा करने की, वो 20s में होता है, 24-25। अच्छा। 30s में आहिस्ता आहिस्ता अंडे कम हो जाते हैं, 37 में और कम,
पेरी मेनोपॉज जब पीरियड इरेगुलर हो रहे होते हैं, अभी मेनोपॉज नहीं होता, सिचुएशन जो बिफोर मेनोपॉज होती है उसमें और कम हो जाते हैं। सिर्फ 40 में कहते हैं ना कि औरत का प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंडों की कमी हो रही है। अच्छा, ये जो अंडे हैं, जो ओवरीज हैं, ये एस्ट्रोजन पैदा कर रही हैं। 50 साल के बाद जाके बिल्कुल 100 या 500 रह जाते हैं, प्रेगनेंसी होगी नहीं और हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। लेकिन फिर अगर आप जैसे आप कह रही हैं कि जो एग्स की क्वांटिटी वो कम होना शुरू हो जाती है तो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि हो सकती है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखते हैं पाकिस्तान में, नहीं तो बाहर कहीं हम ऐसे अनयूजुअल से देखते हैं कि जी 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में। तो ये वाकई ऐसा होता है या सिर्फ ये हमें आ गई है? साइंस में IVF लोग जाके कहते हैं कि डॉक्टर की हेल्प ले लें। अच्छा। हम तो बात कर रहे हैं जो एवरेज होता है, जो 98% ग्राफ के अंदर होता है। आउटलायर्स होते हैं जो अब किसी का मौजा हो जाए तो वो न्यूज़ भी तो बन जाता है। कितने लोगों को जो है 50 साल के बाद होगी तो हम कहेंगे जी वो 50 साल के बाद हो गया, लोग जाके ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं, IVF भी कर लेते हैं। हम एक नॉर्मल नेचुरल ग्राफ की बात कर रहे हैं। जिस तरह से मैं पहले बात कर रही थी कि जब आपके अंडे ख़त्म होंगे तो क्या होगा, ओवरीज ने एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब आपको रीज़न मैं बता रही हूँ कि मेनोपॉज हो गया। अब जितनी भी 100% औरतें पैदा हुई हैं, उन्होंने जब माहवारी शुरू हुई थी उनकी प्यूबर्टी हुई थी, जब उनके पीरियड खत्म होंगे तो उनको मेनोपॉज हो गया। कोई औरत ऐसी नहीं है जिसको मेनोपॉज नहीं होना। ये नॉर्मल नेचुरल कुदरती प्रोसेस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कह दो जी कि बूढ़े तो होना ही है तो बूढ़े हो जाओ, क्योंकि अब साइंस ने अगर तरक्की कर ली है तो पहले आप हज पे जाते थे पैदल, तो अब आप प्लेन पे जाते हैं ना। पहले ज़माने में आप अगर देखो बच्चे पैदा करके 200 ईयर्स अगो की सिर्फ बात कर लें, आप 34 मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। औरत बच्चे बनाती थी 34 के बाद गुजर जाती थी। मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो औरत जिंदा रहती थी 40, आदमी औरतें सारे। अब जो है 65 तो एक एवरेज एज है। उसके बाद अगर आप 70-80 साल के हो जाएंगे, मेनोपॉज में आप 30 से 40 साल गुजार रहे हैं। तो अब ये पहले वाले ज़माने नहीं रह गए कि आप औरतों को बस ये कह दें कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो आपके साथ होना ही है। आपने 40-50 साल अगर रखेंगे औरत को मेनोपॉज में, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो आप सोचेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। ठीक है, वो व्हील चेयर पे चली जाएंगी, नी रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर शुरू हो जाएंगे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे जी कि हम चलते फिरते इस दुनिया से चले जाएं, किसी पे मोहताज ना बने। भाई अगर आप मोहताज नहीं बनना चाहते किसी के ऊपर, तो आपने 30 और 40 साल में वो चीज़ें शुरू करनी है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपने आगे 30-40 साल जिंदा गुजारने मेनोपॉज के अंदर, वो मेनोपॉज के अंदर गुजारने। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर? अब अगर 30 से 40 साल की उम्र में हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ है आफ्टर मेनोपॉज वो अच्छी रहे? तो क्या हम लोग मेनोपॉज को डिले भी कर सकते हैं विद गुड लाइफस्टाइल? यस। अच्छा, अब सबसे पहले लाइफस्टाइल आ जाता है, जिसमें आपका स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपका फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, वेट को मैनेज करना है आपने। ये चीज़ें बेसिक हैं कि अब कुछ औरतें 40s में आती हैं, वो कहती हैं जी कि अभी हमने ट्रीटमेंट पे नहीं जाना, हमें हल्के हल्के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कुछ फूड ऐसी होती है जिस तरह चिया सीड, बेतहाशा सीड निकले हुए, अर्बल सप्लीमेंट्स, फाइटोएस्ट्रोजेंस, ग्रीन टी, और हर ये वाली फूड जिसके अंदर आपके एस्ट्रोजन प्लांट बेस्ड होते हैं, वो मैं कहती हूँ वो खाना शुरू कर दें। सोए प्रोडक्ट्स, लोबिया, रेड बीन्स, इन सारी चीज़ों में होते हैं। अच्छा। लेकिन मैं जो अवेयरनेस फैलाती हूँ आके, क्योंकि अब जो नई रिसर्च आई है और जो वो बता रहे हैं कि 40-50 साल जो मेनोपॉज में औरतों ने रहना है, उसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर सिर्फ फूड और सप्लीमेंट से औरत को ये कहे ना कि ये ठीक हो जाएगा, तो आपके जो सिम्टम्स आ रहे थे ना, जो मैंने और आपने डिस्कस किया कि हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, उसको फ़ायदा होगा। अच्छा। लेकिन जो 20 साल के बाद आपकी हड्डियां फ्रैक्चर हो रही थी, जो आप व्हील चेयर पे जा रहे थे, आपको आर्थराइटिस हो रहा था, आपका अल्जाइमर डिजीज, मेमोरी लॉस हो रहा था, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, स्लीप, नो स्ट्रेस सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म को हेल्प करेगा। जो लॉन्ग टर्म आप चाह रहे हैं कि आप जाके व्हील चेयर पे ना बैठें, मेमोरी लॉस ना हो, उसके लिए आपको बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी। अच्छा। 50 साल में या लेट 40s में आपको एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसको बायो आइडेंटिकल हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन आती है, और ये पाकिस्तान में है। अब हुआ ये कि अब 25 साल पहले चले जाओ तो सिंथेटिक हार्मोन्स थे, हार्मोन के नाम से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हो जाता है, हार्मोन्स आर्टिफिशियल होते हैं। सही बात है, 25 साल पहले आर्टिफिशियल थे, ठीक है, सिंथेटिक थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो जाता था, इसकी वजह से औरतों को नहीं दिए जा रहे थे।
वो 25 साल पहले की बात थी। पाकिस्तान अभी 25 साल पहले खड़ा हुआ है। अब जो मेडिकल कॉलेजेस में जा रही हूँ मैं उसको बायो आइडेंटिकल बताती हूँ कि ये वाले हार्मोन आर्टिफिशियल नहीं है, ये वो वाले हार्मोन है जो जवानी में 20-30 साल की लड़की अपनी ओवरीज में पैदा कर रही थी। इससे आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई नहीं होता बल्कि कम होता है। ठीक है। इससे आपके क्लॉट्स नहीं होते, आपके साइड इफेक्ट नहीं होते, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। तो ये वाले हार्मोन्स जो होते हैं पाकिस्तान में आधे 75 प्रेजेंट हैं और मेरा यही मिशन और विजन है कि हर औरत को बायो आइडेंटिकल मिल जाए, अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, ताकि हमारी औरतें 60 साल की लगती हैं जब वो 30 या 40 साल की होती हैं। ऐसे ही है, हाँ। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ, अवेयरनेस करती हूँ, डॉक्टरों से बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक हूँ। डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा तो अपने 1000 पेशेंट को ट्रीट करेंगे। सो बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आइडेंटिकल टू योर बायोलॉजी आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं करता। इसका बेतहाशा फवाइद हैं, सिर्फ नॉलेज और अवेयरनेस की ज़रूरत है। ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये आफ्टर 40 आफ्टर 50 कराना चाहिए, और दूसरा ये कि ये एक ही वन सेटिंग में है, कितनी सिटिंग्स में है? ये सारी उम्र लेना पड़ेगा। उम्र लेना है आपको। आप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी एजिंग नहीं रुक सकती जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है। आपकी ओवरीज ने हार्मोन बनाने बंद कर दिए, आपको ये हार्मोन्स मेनोपॉज में या लेट पेरीमेनोपॉज में 48 के बाद सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फिर भी आपको बायो आइडेंटिकल पे जाना चाहिए। और एक दफ़ा शुरू किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है, अच्छे तरीके से बुढ़ापा लाना है। सप्लीमेंट्स जो होते हैं विटामिन D3, K2 और इसके साथ मैं बात करती हूँ ओमेगा 3 और मैग्नीशियम और CoQ10, बहुत ज़्यादा लॉन्जिविटी के ऊपर मैं बात करती हूँ कि कैसे लंबे उम्र के लिए अच्छे तरीके से रहना है, जवान रहना है, देर तक सेहतमंद रहना है, सेहतमंद रहना है। एग्जैक्टली, आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी जो हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी आप जो है ना इस तरह के मसलों से बच सकते हैं। और ख़ास तौर पर मेनोपॉज का जो मसला है जो कि ख़वातीन में ख़ास तौर पर पाया जाता है, तो उससे उन्होंने कैसे बचना है या अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करना है, इस पर हमने बात की। हमारे साथ डॉक्टर शबाना मुफ्ती मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इस टॉपिक के ऊपर हमसे बात की। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से, क्योंकि नया दिन है, नए हफ्ते का नया दिन जिसका आगाज़ हम कर चुके हैं और साथ ही साथ नए महीने का भी आगाज़ कर चुके हैं। सितारों का अहवाल तो हमने जान लिया था कि सितारे हमारे क्या कहते हैं, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो ज़िले इंतज़ामिया या हुकूमत वक्त की सूरत हाल है, उस पर भी हमने नज़र दौड़ानी है कि हुकूमत वक्त क्या कर रही है। देखा जाए तो आज 2 स्टोरीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। शहर लाहौर की है, एक तो ये है कि लाहौर में 5 जो नई तहसीलें हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। पहले सिर्फ लाहौर की 5 तहसीलें थी, अब नई 5 तहसीलें मिला के अब 10 तहसीलें होंगी। और नई तहसीलों के एतबार से अब लाहौर जो है वो सूबे पंजाब का सबसे बड़ा शहर बन गया। अब मसला ये है कि अब जो नई 5 तहसीलें बननी हैं, इसमें बजट भी बनना है, उन लोगों को दोबारा से बजट अलॉट किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो दोबारा से इनिशिएटिव लिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो इस पर बात करनी है। दूसरा ये कि जनाब जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनका जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है ना वो नकारा हो चुका है। लोगों को किसी भी हवाले से कोई भी रिलीफ नहीं पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी जनाब हुकूमती रिट कमज़ोर होने का एतराफ़ वज़ीर आला के सामने कर चुकी है। इसका हल क्या है, किस तरह आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाएगा, इस पे बात कर लेते हैं। गिरा फरोशी क्योंकि बहुत ज़्यादा उरूज पर है, तो अथॉरिटी भी बनाई गई है, उसका क्या काम है, किस तरह मैनेज किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ रिपोर्टर मौजूद हैं इमरान अकबर। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इमरान साहब, आज 2 स्टोरीज़ हैं आपकी जिसके ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है। एक तो जो तहसील है उनमें 5 का नया इजाफा किया गया है, पहली 5 मिला के 10 हो जाएंगी, तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, ये सबसे पहले मुझे बताएं। देखिए मनीबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इस कॉफ़ी का बहुत शुक्रिया। ब्लैक कॉफ़ी आपने पिलाई है और महीने का पहला दिन है और मंडे है आज, मंडे भी है।
और आज आपने यहाँ पे मधु किया है। और ये स्टोरीज़ जो है ये पिछले हफ्ते ना बड़ा ये इनका हुआ है और शहर में एक सूरत हाल जो है वो सामने आई और जुम्मे रात को एक नोटिफिकेशन आता है कि लाहौर जो है वो तहसीलों के एतबार से सबसे बड़ा शहर हो गया। और उसमें आपको याद होगा कि हमने कोई एक माह पहले स्टोरी की थी कि लाहौर यूनियन कौंसिल के एतबार से भी पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है, 402 यूनियन कौंसिल। और अब तहसीलों के एतबार से भी लाहौर है। लाहौर पहले भी लाहौर था और अभी भी आप कहीं पे भी चले जाए तो आप वहाँ पे जाते हैं लाहौर है। और हम इसको इसी तरह ही बुलाते हैं कहीं पे भी बैठे हों कि जो इसका मज़ा है लाहौर का, कहीं पे नाम सुनते हैं तो फिर हम कहते हैं जी वाकई खानों का शहर है, बागों का शहर है, रोशनियों का शहर है, बुर्जों का शहर है, ब्रिजों का शहर है, मेट्रो बस का शहर है और ट्रेन का शहर है, सड़कों का शहर है, मसाजिद का शहर है, हर चीज़ लाहौर में है। और पक्की सड़कें, कंक्रीट, जगह जगह हरियाली ख़त्म होती जा रही है। बारिशी पानी जो है उसके निकासी आपके लिए कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। अब नई स्कीम बनने जा रही है रावी ब्रिज के पास और उसके बाद भी जो है वो कच्चे का इलाका खत्म हो जाएगा। जो पानी जहाँ पे निकासी अब होता था वो जो ज़मीनी पानी था वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें, मसाइल, इनके हल, इनको तरतीब देना, इसी वजह से जो है वो तहसीलें जो है वो सामने लाई गई है कि काम ज़्यादा तेज़ी से हो, कहीं पे कोई लकूना ना रह जाए, प्लग इन किया जाए। 10 तहसीलें बनाने का मतलब भी यही है नहीं कि तो जो पहले 5 तहसीलें थी उनमें कोई लकूना नहीं रहा था जो नई 5 तहसीलें बनाई जा रही हैं। हाँ, ये देखिए ना, आपने सवाल किया और ये एयर एंड आइज जैसे जैसे लोगों की बातें सुनते हैं तो पहले लोग कहते थे कि जी लाहौर के 2 DCs होने चाहिए, तहसीलों की तादाद बढ़नी चाहिए ताकि शहरियों के मसाइल हल हों। इन तहसीलों का एक ये फ़ायदा होगा लोगों को कि जहाँ पे रायविंड तहसील आपने कभी देखी है कि रायविंड रोड पर एक इतनी जगह जो है पाजियाँ के मुकाम पर ये तहसील है। यानी कि अड्डा प्लाट से काफ़ी पहले आकर लेफ़्ट साइड पे ये तहसील आती है। तो अगर किसी ने भी रायविंड तहसील जाना है तो उसको मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब ठोकर जिसकी तहसील बनती है सिटी जो कि DC ऑफिस में मौजूद है, अब ठोकर के गांव के लोगों को भी जो है वो सिटी में आना पड़ता था, शादरा के लोगों को भी जो है वो सिटी में आना पड़ता था। इसी तरह जो कैंट की तहसील है वो कैंट कचहरी के अंदर है, मौजूद है इस वक्त। तो वहाँ पर भी जाने के लिए लोगों को दूर दराज के इलाकों से आना पड़ता था। मॉडल टाउन देख लें, मॉडल टाउन की तहसील मॉडल टाउन कचहरी में मौजूद है, उसमें भी आने के लिए काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ये आपने रकबे कोई छोटे नहीं समझने, बहुत बड़े बड़े रकबे इनके पास थे। तो जिनको अब ना शालीमार तहसील देख लें, अगर आप कहीं पे भी गांव में बैठे हुए हैं, शालीमार के इर्द गिर्द के गांव बहुत बड़े बड़े हैं, बॉर्डर तक लगती है शालीमार तहसील, तो वहाँ से भी लोगों को आना शालीमार तहसील पे यानी कि शालीमार बाग के पास आना पड़ता था। अभी ये सूरत हाल जो है इसको थोड़ा सा देखा गया और इसके हवाले से 5 तहसीलें जो है वो उनको बढ़ाया गया कि इनको टाउन्स के नाम दिए गए हैं। तहसील नश्तर, तहसील अल्लामा इकबाल, तहसील वागा, तहसील सदर, तहसील रावी। अब ये तहसीलें जो हैं इनके दफातर अभी मौजूद नहीं हैं। मगर परसों हमने एक खबर ब्रेक की थी हफ्ते वाले दिन के तहसीलें तो बन गई मगर अफसरान को लगाया नहीं गया और दफातर जो हैं वो नहीं बने। ना गाड़ी है, ना पेट्रोल है, ना अमला है, ना कुर्सी है, ना टेबल है। तो परसों रात को एक नोटिफिकेशन आ गया उस खबर के बाद कि असिस्टेंट कमिश्नर को तैनात कर दिया गया है। 5 तहसीलों का डेजिग्नेशन उनको दे दिया गया है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर इस तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर है 5 तहसीलों में। यानी कि अब 10 तहसीलों के 10 असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं मगर 5 के पास दफातर नहीं है, गाड़ी नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ना, अब इतनी जल्दी भी तो नई चीजें आ जाती हैं। चले जी आपकी बात मान लेते हैं। नक्शे जो हैं वो भी हमने दे दिए हैं कि नक्शों के हिसाब से पैसे कितने लगने हैं इस सारी चीजों पे। देखिए ये एक हाँ इनका फाइनेंस में चूंकि चला गया हुआ है सारा, एक तहसील बननी है जी, तहसील में पूरा अमला बैठना है जी, उसमें कानूगोइयों को, फर्दों को, उनकी रजिस्ट्रेशन को, क्यूसिक सेंटर बनने हैं लोगों की जो है वो आजकल आपको पता है डिजिटलाइज काम हो रहा है। तजावुज़ात के हवाले से हमारे ज़हन में हमेशा तजावुज़ात ये आता है कि ये जो रेडी लगी है ना ये तजावुज़ात है, ये आर्जी हैं, ये आर्जी हैं, इनके नीचे पहिया लगा हुआ है, ये चलती फिरती हैं। लेकिन अगर इसी में बात करी जाए तो ब्यूरोक्रेसी ने बोला है कि जो रिट कमजोर होने की वजह से जो है ना ये मामला हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, DC लाहौर जहाँ पे जा रहे हैं रेडी वालों को भगा नहीं रहे, उठा नहीं रहे। क्यों? बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया उन्होंने, एक लाइन बना दी है
सही, लेकिन उन्होंने भी तो रोटी कमानी है ना, कहाँ जाए, या तो हुकूमत उनका खर्चा उठाए। तो उससे पहले जो इतने ज्यादा ऑपरेशन किए जाते थे, ये यहाँ पे ऑपरेशन किया गया, उसके बाद पूरे लाहौर में ऑपरेशन किया गया। ये बात मेरी डीसी लाहौर से हुई, तो उसका क्या फायदा हुआ फिर? उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं जीरो से चलना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी टीम को जीरो से चलाकर 3 माह में पिच तैयार करनी है। ये पिच जो है, अगर इस पिच के मुताबिक कुछ चलेगा, उसके बाद SOPs तय हो जाएंगे कि भाई मुझे ये चीज़ मैंने बनाई है, मुझे यही चीज़ चाहिए लाहौर में। अब ये चीज़ जो है, देखिए उनको भी तो डायरेक्शन है ना कि आपने रेडी वालों को मारना नहीं है, उनका फल उठाकर ऐसे नहीं फेंकना नीचे, आपने उनकी लाइन बना देनी है कि भाई आप यहीं पे रहें, आप रोटी कमाएं, मगर ना यहाँ पे आपने ट्रैफिक कंजेशन होने देनी है और ना आपने यहाँ पे रेडी को आगे लेकर आना है। अभी मैं कई सड़कों पे देख रहा हूँ कि रेडियाँ हमें ना स्मूथली एक ही लाइन में नजर आ रही हैं। अल्लाह करे ऐसी रहें, क्योंकि उनको भी बार बार समझाना पड़ता है तो वही शहर ना, शहर लाहौर, कि 4 रेडी वाले हो आ जाते, बाहर काट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी चीज़ का, देखें हर चीज़ को पहलू को देखना पड़ता है। अगर आपके ये तमाम इंतज़ामिया जो है वो फुटवर्क करेगी तो हमें बहुत चीज़ें नजर आएंगी। देखें आपके MCL के CEO हैं अली अब्बास बुखारी, वो इस वक्त बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, DC लाहौर नए आए हैं। आपके CEO LWMC हैं बाबर साहब दीन, वो भी दोबारा से ऐसे लगता है कि उनको नई नौकरी मिल गई है, यानी कि 17 माह 18 माह के बाद 1.5 साल गुजारने के बाद उनको दोबारा से जीरो से चलना पड़ रहा है। आपके LDA के, आपके वासा के MD वासा हैं गुफरान, वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं, LDA में भी इसी तरह काम, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो फोकस दे रहे हैं, ये जो हदायत दे रहे हैं, ये जो डायरेक्शन सबको दे रहे हैं, उनके मुताबिक सबको चलना पड़ेगा। क्योंकि ये वो नहीं कह रहे, ये CM ने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा मुझे ये चीजें चाहिए और उसी डायरेक्शन को आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा वो जो जिले इंतजामिया के हवाले से गिरा फरोशी और ये सारा मामला जो है, क्योंकि हम लोग जो जाते हैं खरीदो फरोख्त करने, इमरान साहब बहुत महंगाई हो चुकी है, तो इस हवाले से क्या इनके पास, इन्होंने एक कमेटी भी मेरे ख्याल से फाल कर दी, जिनकी सलमा भट्ट साहिबा चेयरमैन है, चेयरपर्सन है मेरे ख्याल से। मैं कहता हूँ सलमा भट्ट की बजाय आप 10 सलमा भट्ट और लगा दें। अच्छा, देखें जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा ना, और ना उम्मीद ही खत्म नहीं होगी, तब तक गिरां फरोशी खत्म नहीं हो सकती। जो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुझे मैं मुतमईन हूँ कि चीज़ें कम हो रही हैं, आज तमाम अखबारात की लीड्स आई हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, जब मैंने ये लीड पढ़ी तो मुझे तो सब्र नहीं हुआ, मैंने कहा अच्छा कहाँ कम हो रही है मैंने कहा अच्छा, हमें तो नहीं मिलती, मैंने कहा आज मैं इसको तरतीब दूंगा, कोई चीज़ें ढूंढूंगा, कौन सी चीज़ कम हुई है। पिछले दिनों में तो हम सुन रहे थे यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें कि चीनी आटे की वजह से शायद वो कह रहे हो कि 14 रुपए की रोटी कर दी, आटा, मगर ये तो पंजाब में हुआ है, पेशावर में तो रोटी महंगी बिक रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप किसी और सूबे में चले जाएं तो वो तो वज़ीर आज़म है, सिर्फ रोटी सस्ती मिल रही है, बाकी हर चीज़ पंजाब तो देखिए आपके बिलों में भी कमी कर रही है, दालों की रेट यहाँ पे बढ़ रही है, मुर्गी के रेट जो आए रोज बढ़े, अंडे के रेट आए रोज बढ़े हैं। देखिए इसी वजह से ना मेरी परसों रात को ना, जब मैंने परसों एक खबर दी कि दालों के रेट भर गए, तो मुझे ना हमारे लाहौर के जो फादर ऑफ सिटी हैं DC लाहौर, उन्होंने एक मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आप ना बिफोर आफ्टर, उन्होंने कहा कि मैंने 2 माह बाद ये रेट बढ़ाए हैं। अच्छा। यानी कि मैं तो आया 12 अगस्त को हूँ, 14 अगस्त को चार्ट लिया है, मगर मैंने ये रेट जो है वो जो है वो 2 माह बाद बढ़ाए हैं। और उन्होंने ये चीज़ मुझे सेंड की। अच्छा। इसमें उन्होंने कहा है कि राइस बासमती सुपर न्यू जो है वो 260 रुपये के थे, रिटेल प्राइस 270 की थी। अब जो फैसलाबाद में है वो नोटिफिकेशन 20/8/2024 को हुआ 244, और लाहौर में नोटिफाइड रिटेल रेट 28/8/2024 को हुआ 260, और 10 रुपए की वो कह रहे हैं कमी मैंने की है। अच्छा। ये ग्रीन में जो रेड मार्क हुआ है, रेड मार्क में मैंने उनसे पूछा जी ग्राम दाल जो है बारीक वो 275 की बजाय जो है वो इसमें जो 14 रुपये इजाफा हुआ है, उन्होंने कहा जी 14 रुपये इजाफा नहीं किया हमने फैसलाबाद से जो लाहौर में ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है वो हमने इस इजाफे को ट्रांसपोर्टेशन की मद में लिया है, और ये रेट जो मैंने निकाले हैं ये तकरीबन 2 माह बाद निकाले हैं, हालांकि 1 महीने बाद रेट रिवाइज होते हैं, मगर 3 से 4 दालें हैं जो हमने महंगी की है, बाकी तमाम चीज़ें जिसमें हमने कमी की है, चावल में कमी की है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, यानी कि ये चीज़ें जो है ये सरकारी जो है वो उनके हिसाब से है, ये तमाम चीज़ें चलती रहनी है सरकारी उनके हिसाब से। तो पेपर वर्क यही होता है कि सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाके देखें तो आपको पता चलता है कि महंगाई कितनी हुई हुई है। खैर ये तमाम तर मामलात है जिस पर हमने बात की है। हमारे साथ इमरान अकबर साहब मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।